तुम अपनी मुकद्दर की कलम से हमारा तकदीर लिख ना सका। तुम अपनी मुकद्दर की कलम से हमारा तकदीर लिख ना सका तो क्या हुआ, मैं अपनी साहस की किताब पढ़कर मैं अपना तकदीर खुद लिखूंगा। नमस्कार दोस्तों, अभी जेएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है इतिहास पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास। देखिए, इतिहास को जब हम बांट रहे थे तो इतिहास को मेन रूप से हम लोग 3 भागों में बांटे थे। एक भाग को हम लोग बोलते थे प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे भाग को बोलते थे आदि ऐतिहासिक काल और तीसरे भाग को हम लोग बोलते थे ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। तो हम लोग जो है पहला भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको पता है पहले से कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस काल में मनुष्य को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इसमें जो है पढ़ना लिखना नहीं आता था, पढ़ना एवं लिखना दोनों में से कुछ भी नहीं आता था। पढ़ना लिखना मनुष्य को नहीं आता था। इस काल में मनुष्य जो है आदिम जीवन व्यतीत करते थे, जंगलों में रहते थे। उनको कोई भी नॉलेज नहीं था, कोई भी जो है ना कपड़ा पहनने का तौर तरीका मालूम था उनको, ना रहन सहन, कुछ भी उनको मालूम नहीं था। जैसे छोटा बच्चा जब पैदा लेता है, जब जन्म होता है छोटे बच्चे को, तो होता क्या, उसको कोई भी समझ नहीं होता है। सेम उसी प्रकार से मनुष्य का जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ तो मनुष्य को उस समय जो है किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, यानी अज्ञानी मनुष्य था। एक तरह से कह सकते हैं आदि मानव था। तो मानव की उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग जो है इसको देखते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब बात आती है पाषाण काल की। देखिए, जिस समय मनुष्य का पृथ्वी पर अवतरण हुआ उस समय पूरे पृथ्वी पर बर्फ जो है ढका हुआ था, यानी पृथ्वी जो है बर्फ से ढका हुआ था, पूरे ही बर्फीला क्षेत्र हुआ करता था उस समय। तो हुआ क्या कि जब धीरे धीरे मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ पर अपने अस्तित्व को जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया मनुष्य ने, तो उस समय उन्होंने जो है पत्थर के हथियार का प्रयोग किया, पत्थर के औजार बनाकर उन्होंने अपने जीवन को जो है आसान बनाया। इसलिए जो है उस काल को, उस ईरा को हम लोग जो है पाषाण काल की हम लोग संज्ञा देते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं, पाषाण काल जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोन एज। स्टोन एज बोलिए, स्टोन पीरियड बोलिए, दोनों सेम ही है, स्टोन एज। अब देखिए, पाषाण काल में तो आपको समझ में आ गया, पाषाण मतलब होता है पत्थर। पत्थर के जो समय था, जिस समय में हम लोग पत्थर का ज्यादा उपयोग करते थे, कोई भी हथियार बनाने के लिए, कोई भी सामग्री बनाने के लिए जो हम लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे, उस समय की जो इतिहास जो है, उस इतिहास को हम लोग जो है पाषाण काल में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि मनुष्य का जो पृथ्वी पर जो उत्पत्ति हुआ है वो आपको जो है 25 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति ये कहां पर हुआ, तो अफ्रीका महादेश में, अफ्रीका महादेश। अब देखिए, अफ्रीका में मनुष्य की उत्पत्ति हुई कितने वर्ष पूर्व, तो लगभग जो है 25 लाख वर्ष पूर्व, 25 लाख वर्ष पूर्व। अब देखिए, जब मनुष्य की उत्पत्ति जो है अफ्रीका में होती है, आपको पता है अफ्रीका को हम लोग जो है काला महादेश या अंध महादेश की संज्ञा हम लोग देते हैं अफ्रीका को। अफ्रीका जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा जो है महाद्वीप है, ये भी आपको पता है। तो देखिए कि मनुष्य की उत्पत्ति तो हो गया 25 लाख वर्ष पूर्व। अब बात आती है अफ्रीका को जो है मानव जाति का पालना कहा जाता है। मानव जाति का पालना, यहां से 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो हो गया मानव जाति का पालना, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो जब सभ्यता आ जाएगा तो आपको जो है एशिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि एशिया में सब मनुष्य की जो है उत्पत्ति हुई, जिसको हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना किसको कहते हैं, तो अफ्रीका को। एक क्वेश्चन यहां पर एक और बनेगा, मानव सभ्यता का पालना,
पालना को हम लोग क्रेडल बोलते हैं, ये हो जाएगा एशिया। तो मानव जाति का अगर पालना पूछेगा तो आप अफ्रीका नोट करिए, और मानव सभ्यता का अगर पालना की बात आएगा तो आप लोग एशिया नोट करिए। तो यहां से आप लोग को दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मानव जाति का पालना किसे कहा था और मानव सभ्यता का। अब हम बात करते हैं स्टोन एज की। तो स्टोन एज में जो पाषाण का मतलब होता है, पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पत्थर, जो पत्थर से बने हुए औजार की उपयोग करने का जो समय था, जिस दौर में हम लोग जो है पत्थर का उपयोग करते थे, और बहुत भारी संख्या में हम लोग जो है पत्थरों का जो है बहुत सारे औजार बनाकर, क्योंकि आप जानते हैं जब आदिवासी लोग जो है जंगलों में रहते थे तो क्या हुआ, उनको जो है शिकार करना पड़ता था। शिकार करते थे तो उसके लिए हथियार चाहिए। जैसे अभी आप लोग देखते हैं बहुत आसान हो गया, तरह तरह के हथियार आ गए मनुष्य के पास, लेकिन उस समय हथियार कुछ था ही नहीं। तो पत्थरों से जो है घिस घिस कर जो है विभिन्न प्रकार के जो है हथियार तैयार किया जाता था। तो इस काल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस काल को हम लोग कहेंगे पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोग पढ़ने के लिए जो है उसको 3 भागों में बांटे थे। जब आपको क्लासिफिकेशन हम बताए थे उसमें हम बताए थे कि पाषाण काल को आसानी से पढ़ने के लिए, क्योंकि पाषाण काल का एरिया जो है बहुत बड़ा है। जब इतिहास की हम बात करते हैं, पाषाण काल का जो है इतिहास जो है बहुत बड़ा है, यानी टाइम उसका जो है बहुत बड़ा है, इसलिए उसको जो है आसानी से पढ़ने के लिए 3 भाग में उसको हम लोग बांटते हैं। एक को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरे को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरे को बोलते हैं नव पाषाण काल। तो इन तीनों पाषाण काल को हम लोग जो है एक एक करके पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आप लोगों को अभी जो हम बताने वाले हैं, और एक एक करके जो है जितने भी पॉइंट आपको हम लिखाएंगे सभी को आपको नोट करना है, क्योंकि डायरेक्ट वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी अगर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए, जो पाषाण काल से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं वहां से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में छपता है। इसलिए आप लोग जो है एकदम सही से पढ़िएगा। तो इतना इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट नंबर का, इन्हें अगर बात करते हैं कि पाषाण काल में, तो पाषाण काल में आपको 3 हम बता दिए। जैसे ही पाषाण काल खत्म होता है, लास्ट होता है, तब एक धातु का जो है आविष्कार हो जाता है। उस धातु का नाम है तांबा। तो जैसे ही पाषाण काल खत्म होता है तो वहां से शुरू हो जाता है ताम्र पाषाण। अब ताम्र पाषाण का मतलब क्या हुआ, तांबा का भी उपयोग होता है और पाषाण मतलब पत्थर का भी, दोनों का उपयोग होता है। उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल। तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो पाषाण काल को पहला हम लिखेंगे क्या, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अगर चतुर्थ की हम बात करेंगे, 4th नंबर, तो ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अब देखिए, हिंदी तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में कभी कभी जो है बदमाशी करता है एग्जामिनर, जो क्वेश्चन सेट करता है वो लोग जो है थोड़ा सा बदमाशी ये करता है कि आपको कभी कभी हिंदी देता ही नहीं है, उसका इंग्लिश में जो नेम है उसी को हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए जो है इन चारों का नाम जो है आपको अंग्रेजी में याद करना पड़ेगा हर हाल में। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इंग्लिश यहाँ आना चाहिए। आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ड जो है इसको इंग्लिश में कहते क्या है, तो इसको बोलते हैं पेलियोलिथिक एज। एकदम आसान है, PALEO लिथिक एज, पेलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं, पेलियोलिथिक एज कहते हैं। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात कहेंगे तो मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज। देखिए एज हम बार बार लिख रहे हैं, एज का मतलब होता है समय, या तो पीरियड लिख सकते हैं आप लोग, टाइम पीरियड जैसे होता है उसी प्रकार से एज के जगह पर आप पीरियड भी लिख सकते हैं। पीरियड का मतलब होता है काल, या ईरा भी लिख सकते हैं, ईरा, ERA, ईरा। ईरा का मतलब भी होता है समय, काल। तो पूरा पाषाण काल को हम लोग पेलियोलिथिक ईरा भी बोल सकते हैं, पेलियोलिथिक एज भी बोल सकते हैं, पेलियोलिथिक आपको पीरियड भी बोल सकते हैं। ये तीनों जो है आप
बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नवपाषाण का, तो उसको हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज कहा जाता है। अगर ताम्रपाषाण काल की आप बात करते हैं तो कैल्कोलिथिक एज इसको बोलते हैं, कैल्कोलिथिक एज। इसको कभी कभी आप लोग जो है देखे होंगे चैल्कोलिथिक भी बोल देता है, जैसे केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री भी बोल देते हैं ना, लेकिन वो हकीकत में सही नहीं है। अगर इंग्लिश का टर्म अगर पढ़ने का तरीका अगर पता किया जाए तो केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोलते हैं, लेकिन बोल तो उसको हम चेमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं कैल्कोलिथिक एज, लेकिन इसी को कभी कभी जो है आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन में चैल्कोलिथिक एज भी लिख दिया जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कैल्कोलिथिक बोलिए या चैल्कोलिथिक बोलिए, दोनों का मीनिंग वही हुआ, ताम्रपाषाण काल। ये ताम्रपाषाण काल जैसे ही नवपाषाण काल खत्म होता है तो यहाँ से तांबा का आविष्कार होता है, और ताम्रपाषाण काल को हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही पाषाण काल खत्म होता है नवपाषाण काल, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ हो जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है कि पूरे विश्व की जो है सबसे पहली जो है नगरीय सभ्यता थी, और उसका विकास होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? तांबा की खोज। चलिए यहाँ तक आप लोग जो है नोट करिए, फिर हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि पूरा पाषाण काल क्या होता है, पूरा पाषाण काल क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे नवपाषाण काल क्या होता है, कौन कौन चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, और आप लोग हेडिंग डाल दीजिए पूरा पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल आप लोग नोट कर दीजिए। अब हम जो है पढ़ने वाले हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है, अगर इतिहास की हम बात करते हैं तो इतिहास का सबसे प्राचीन जो भाग है उसको हम लोग जो है पूरा पाषाण काल में पढ़ते हैं, यानी जहां से मनुष्य की उत्पत्ति हुई उस समय को हम लोग जो है पूरा पाषाण काल में पढ़ेंगे। तो यहां पर आप नोट करिए, नंबर 1 पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। देखिए इसमें क्या था, मनुष्य जो था घुमक्कर जीवन जीता था, यानी आदि मानव था। पहला पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं तो यहां पर क्या था, मनुष्य आदि मानव, आदि मानव थे। तो मनुष्य जो थे उस समय आदि मानव थे, क्योंकि मनुष्य का जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ उस समय पूरे पृथ्वी पर क्या था, बर्फ फैला हुआ था। इसलिए अगर पूरा पाषाण काल की हम बात करते हैं तो इसको जो है बर्फीला इतिहास भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय बर्फ ही बर्फ था सभी जगह। मनुष्य को जो है अपने आप में जो है एक बड़ी चुनौती था मनुष्य के सामने कि किस प्रकार से अपने जीवन को सर्वाइव किया जाए, क्योंकि मनुष्य को जो है अपने ज़िंदगी से लड़ने के लिए, क्योंकि बर्फ आप समझते हैं कि कोई भी पौधा जो है बर्फीला क्षेत्र में नहीं हो पाता है। मनुष्य का जीवन बहुत दुखमय हो जाता है, बहुत कष्टदायक हो जाता है बर्फीले क्षेत्र में। ना पानी की मतलब जो आसानी से मिल पाता है, ना कुछ फल फूल पौधे नहीं मिल पाते वहाँ पर। और उस समय का जो भी मनुष्य था वो जो है खाद्य संग्राहक था, मतलब भोजन को वो लोग जो है इकट्ठा करके रखते थे ताकि अपना जीवन यापन कर सके। फल फूल कहीं से कुछ मिल गया, जानवरों का शिकार करके उसको मार करके, क्योंकि आग का आविष्कार कुछ समय के पश्चात हुआ, लेकिन हुआ तो पूरा पाषाण काल में ही हुआ, लेकिन आग का आविष्कार थोड़ा सा बाद में हुआ। तो अगर हम बात करते हैं कि इस काल में यानी पूरा पाषाण काल की हम बात करते हैं तो मनुष्य कैसा था, आदि मानव था, आदि मानव तो थे। अब बात आती है उस समय जो मनुष्य थे उनको कोई भी सेंस नहीं था, यानी अभी आप लोग क्या है, बहुत होशियार हैं, यानी अभी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मानव जो है अभी के समय में पाया जाता है। तो उस समय की हम मानव की जब हम बात करते हैं तो वो लोग बेवकूफ़ थे एक तरह से, मतलब उनको जो है ज्ञान नहीं था, वो लोग नंगे रहते थे ना। कोई भी कपड़ा, मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते थे। किसी के पास शर्म लिहाज की कोई भी सीमा नहीं था। क्यों? क्योंकि सभी एक जैसे थे, सभी को उतना ही नॉलेज था, और सभी आसपास में, जैसे अभी आप लोग क्या है, सभी को पता है कि कपड़े पहनना चाहिए ना, स्त्री अपना वस्त्र पहने, पुरुष अपना वस्त्र पहने। उस समय किसी को ऐसा मालूम ही कुछ नहीं था
कि वस्त्र नाम की भी कोई चीज होती है, यानी अंग को ढका भी जा सकता है। ये सब चीज जो है मनुष्य को उस समय ज्ञात नहीं हुआ था, इसलिए सभी लोग क्या होते थे, नंगे रहते थे। कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन दिक्कत ये होता था जब बारिश का समय आ गया, जब ठंडी का समय आ गया, तो उस समय उन लोगों को ठंड लगता होगा, तो उन लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए गुफा में रहना शुरू किए। पहाड़ यानी दो पहाड़ियों के बीच, या कह सकते हैं कि पहाड़ में जो है गुफा उफा जो रहता है उसी में जो है वो लोग रहना स्टार्ट किए। तब हम बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल। तो देखिए, पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो थे वो क्या थे, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक एवं शिकारी। भोजन को वो लोग क्या करते थे, संग्रह करके रखते थे। मान लीजिए वैसे तो घुमंतु तो थे ही, आज यहाँ पर हैं, कल वहाँ पर हैं, परसों वहाँ पर। जैसे आप लोग के गांव में देखते होंगे कि कुछ आदिवासी लोग अभी भी हैं जो आपके इधर घूमने के लिए आते हैं, और घूम घूम कर जो है उनका पेशा रहता है जड़ी बूटी बेचना, और कहीं पे टेंट लगा के 2-4 दिन जो है ठहर जाते हैं, फिर दूसरे गांव चले जाते हैं, तो उनका वो काम है। तो वैसा ही उस समय मनुष्य क्या करते थे, आज यहाँ डेरा डाल दिए, कल वहाँ, परसों वहाँ, तो इसी प्रकार से जो है पूरी जगह वो घूमते रहते थे, यानी घुमक्कर जीवन व्यतीत करते थे। जब घुमक्कर जीवन व्यतीत करते थे तो उनके पास खाने के लिए जो है कोई ऐसा नहीं था कि कहीं पे खेती होता है तो वहाँ पर रहकर हम लोग जो है खेती करके और उत्पादन करके खाना खा सके, ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। इसलिए क्या करते थे कि कंद हो गया, कोई फल फूल हो गया, और या कोई जानवर को मारकर, जो शिकार करके जानवर को लाते थे, उन जानवरों को रखते थे और उसका मांस जो है वो लोग खाते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा समस्या आ जाता था कि भोजन है ही नहीं, खत्म हो गया। तो उस परिस्थिति में देखते थे, अब वो लोग चलते थे ग्रुप में। वो लोग जो है अभी भी देखते होंगे कि जो घुमंतु लोग होते हैं वो ग्रुप में चलते हैं, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग जो है वो एक साथ चलते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय भी मनुष्य जो है ना एक झुंड में चला करते थे। तो होता क्या था कि झुंड में से देखता कि किसका टाइम पुरने वाला है। जो बूढ़े लोग हैं, अभी भी कुछ समय पहले जो भारत में नागालैंड की तरफ की जो बात होती है, तो उधर जो है बूढ़ा बूढ़ी का जिसका टाइम खत्म होने वाला है, दादाजी दादी जी का, तो उन लोगों को जो है मारकर जो है खा लिया जाता था मांस। तो ऐसा ही आदि मानव करते थे, देखते थे कि हमारे ग्रुप में किसका टाइम जो है कंप्लीट होने वाला है, यानी किसका एज हो चुका है मरने का, उसको ही मार के खा जाता था वो लोग। जब भोजन नहीं मिलता था तब उस परिस्थिति में ये करता था कि अपने जितने भी मंडली था उसमें से देखता था कि कौन जो है वृद्ध हो चुका है, मरने के कगार पर आ चुका है, तो उसको मारकर खा जाते थे। तो ये चीज आप लोग नोट करिए। तो उस समय मनुष्य क्या थे, खाद्य को संग्रह करते थे, यानी संग्रह करके रखते थे, और शिकारी थे, यानी शिकार करके जो है अपना भोजन यापन करते थे। अब देखिए, पूरा पाषाण काल की जो सबसे बड़ी खोज है, यानी हम कह सकते हैं कि इतिहास की जो सबसे बड़ी खोज है, उसको हम लोग मानते हैं आग का आविष्कार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इतिहास का सबसे बड़ा अगर आविष्कार माना जाएगा तो वो आग का आविष्कार होगा। और ये मनुष्य के द्वारा जो है किया गया पहला आविष्कार था, आग का आविष्कार। ऐसा माना जाता है कि आग का आविष्कार जो हुआ वो चीन में एक गुफा में हुआ था, जिसका नाम था चाई जू कोजिन। चाई जू कोजिन नामक गुफा में जो है आग का आविष्कार हुआ। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भीषण गर्मी हुई, तेज हवाएं चली, जंगल में सूखी लकड़ियां जो है एक दूसरे से टकराई, जिसके चलते जो है भीषण आग उत्पन्न हुआ, और जितने भी जंगल थे उसमें आग लग गया, और उसमें जो भी जानवर रहते थे, कुछ जानवर जो है वो आग के चपेट में आके मर गए। अब हुआ क्या कि जब मनुष्य वहां पर पहुंचे, देखिए ये जानवर जो है मर के पक गया है आग में जल के। तो जब उसको लाकर खाए ना, तो उनको थोड़ा सा भोजन स्वादिष्ट लगा, कहा कि अरे कितना अच्छा स्वादिष्ट भोजन है, इतना अच्छा हम आज तक खाए ही नहीं, कच्चा मांस हम लोग खाते थे मारकर। तो उन लोगों को वहां से नॉलेज आया, वहां से ज्ञान प्राप्त हुआ कि आखिर ये चीज है क्या। जानवर भी मर गया, यानी जो खूंखार खूंखार जानवर हुआ करता था, जो मनुष्य को परेशान करता था, वो जानवर भी मर गया। तो मनुष्य को लगा कि अरे बहुत ही अच्छी बात है ये, इसको जो है संभाल के रखना पड़ेगा। तो वो लोग क्या किए, उस आग को बुझने ही नहीं दिए। उनको पता चल गया कि जो सूखी लकड़ी है उसको अगर डालते हैं तो आग हमेशा जीवित रहेगा।
तो वो लोग उसी आग को संभाल कर रखने लगे, और आग को जब जब वो खत्म हो जाता था तो उस पर जो है सूखी लकड़ी डालते रहे। इस प्रकार से वो लोग आग को जीवित रखे और अपने भोजन को बनाने में वो आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। अब भोजन को कैसे बनाएंगे? जब शिकार करके जानवर को लाते, उसके बाद जो है उसको जो है पकाया जाता उस पर, तब वो लोग खाते तो उनको जो है स्वादिष्ट लगता। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि किस प्रकार जब मनुष्य को जो ज्ञान हुआ आग का, तो वहां से एक नया परिवर्तन देखने को मिला कि किस प्रकार से अब जो हम लोग जो है कच्चे मांस को नहीं खाएंगे। एक तो ज्ञान प्राप्त हो गया कि अब हमको कच्चा मांस नहीं खाना है, मांस को क्या करना है? पका कर खाना है। अभी आप लोग जो है आराम से जो है चिकन मटन जो भी है बना के खाते हैं। तो ये पूर्वज जो है ज्ञान प्राप्त किए थे, जो अचानक जंगल में आग लगी वहां से उनको जो है ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो देखिए, आग का आविष्कार, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार कहा जाता है कि चीन का एक गुफा था, जाई काई जू कोजिन, काई जू कोजिन, कहां पर है ये? चीन में। काई नहीं, जाई, चाई जू कोजिन। तो चाई जू कोजिन जो गुफा है वहीं पर जो है आग का पहली बार जो है आविष्कार माना जाता है। और ये गुफा आपको याद रखना है, वैसे नहीं भी रखिएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछेगा, आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आग का आविष्कार आपको कहाँ देखने को मिला? पूरा पाषाण काल में आपको जो है आग का आविष्कार देखने को मिल गया। तो ये बहुत बड़ी आविष्कार मनुष्य के द्वारा था। वैसे मनुष्य तो किए नहीं थे, ऑटोमेटिक ऐसा माना जाता है कि जंगलों में आग लगी और मनुष्य को जो है आग का ज्ञान प्राप्त हो गया यहाँ से। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य आदिमानव थे, खाद्य को संग्रह करते और उसके बाद शिकारी जीवन व्यतीत करते थे, यानी जानवरों को मारकर खाते थे। तो ये शिकारी भी थे। इसके बाद जो है इस काल की अगर जानकारी की हम बात करते हैं, हमको जो जानकारी मिलता है, एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका की गुफा। अब भीमबेटका की जब गुफा की हम लोग बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के आप लोग जानते हैं कि रायसेन जिला है, वहीं पर जो है एक गुफा है। उस गुफा में पाषाण कालीन चित्र आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा पाषाण काल की जानकारी आपको कहां से प्राप्त होती है। अब इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसको आप नोट करने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से जो है इसको हम लोग पढ़ने वाले। देखिए, अगर भीमबेटका आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा से पूरा पाषाण कालीन, पूरा पाषाण कालीन चित्र प्राप्त हुआ। पूरा पाषाण कालीन जो चित्र है वो आपको कहां से देखने को मिला? भीमबेटका। अगर हम भीमबेटका की बात करते हैं तो ये पड़ जाता है आपका रायसेन जिला, रायसेन जिला मध्य प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की गुफा से जो है पूरा पाषाण कालीन आपको चित्र देखने को मिला, और ये पड़ता है मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला है वहीं पर ये देखने को मिलता है, बहुत ही फेमस है। तो ये हो गया आपका कि कहाँ से आपको जो है पाषाण काल के, जो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपको भीमबेटका से। और इसी समय का जो है एक मानव की खोपड़ी मिला होशंगाबाद। होशंगाबाद जो है वो भी मध्य प्रदेश में ही है। तो देखिए, मानव की खोपड़ी, मानव की खोपड़ी, ये जगह है हथनौर, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश।
अब देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया। नर्मदापुरम नया नाम, होशंगाबाद का नया नाम क्या हो जाएगा? नर्मदापुरम हो जाएगा। मानव की खोपड़ी मिला था। पूरा पाषाणकालीन जो मानव थे, जो मनुष्य थे, घुमक्कर जीवन जीते थे, उस मानव की जो है खोपड़ी आपको कहाँ से देखने को मिली? तो ये हथनौर जगह का नाम है। और जिला की अगर हम बात करते हैं तो होशंगाबाद, जिसका नया नाम जो है नर्मदापुरम हो गया है, और ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया मानव की खोपड़ी, भीमबेटका की गुफा, आग का आविष्कार, खाद्य संग्राहक लोग। एक महत्वपूर्ण चीज आपको हम बताना चाहेंगे, एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। इन्होंने 1863 ईस्वी में इन्होंने पहली बार पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज करने का श्रेय जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है। इन्होंने 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की पहली बार खोज की थी। क्योंकि ये इतिहासकार थे और पुरातत्व में इनको जो है रुचि था, तो इन्होंने जो है पाषाण काल की सभ्यता के बारे में लोगों को बताया। इसलिए इनको जो है पाषाणकालीन इतिहास, जो हम लोग पाषाण काल पढ़ते हैं, उस इतिहास का, या कह सकते हैं कि ये प्रागैतिहासिक जो काल है, प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का जनक जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आपको ये लिखना है कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये ब्रिटेन के थे और इन्होंने ही इस सभ्यता की खोज की थी। तो इस प्रकार से आपको जो जानकारी यहाँ पर दी गई, आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस काल की जानकारी जो है इससे ज़्यादा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता है। क्योंकि देखिए एग्जाम में जो जो आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, सभी पॉइंट को हम लोग कवर करने का प्रयास किए, पूरा पाषाण काल से। तो इस प्रकार से हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए। आगे हम बात करेंगे दूसरा जो मध्य पाषाण काल है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इतना जानकारी काफी है। अब हम बात करेंगे आपको मध्य पाषाण काल के बारे में। इसको आप लोग नोट करिए, एक एक करके जो है पॉइंट को आप लिखते जाइए। अगर नहीं लिखिएगा तो फिर आप भूलने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि भूलने की बीमारी सबके पास होती है और आपके पास भी होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप लोग दूसरा हेडिंग डाल दीजिए, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। देखिए आप लोग को टाइम पीरियड हम नहीं लिखाना है अभी, क्योंकि टाइम पीरियड आपको लिखा चुके हैं कि देखिए लगभग अगर हम बात करेंगे तो जो पूरा पाषाण काल था 20 लाख से लेकर लगभग 10,000 ईस्वी तक आप मान सकते हैं, 10,000 ईसा पूर्व तक आप मान सकते हैं। और 10,000 से लेकर 4,000 तक आपको जो है मध्य पाषाण काल आप मान सकते हैं। उसके बाद 4,000 से लेकर 2500 ईस्वी तक जो है नव पाषाण काल हम लोग पढ़ेंगे। और 2500 के बाद जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हो जाता है, और उसको हम लोग जो है आदि ऐतिहासिक काल में, जो अगला जो आपको इतिहास की हम बात करेंगे तो उसमें हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो इसमें आपको कहाँ तक पढ़ना है? तो 2500 BC तक की इतिहास को इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में। अब देखिए जो हम टाइम पीरियड आपको हम बता रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, वो वेरी कर सकता है। हो सकता है कोई किताब लिखता है 25 लाख वर्ष पूर्व, कोई किताब लिखता है 10 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 तक, कोई लिखेगा 15,000 BC तक। तो ये सब थोड़ा सा वेरी करते रहेगा, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। आपको जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको इम्पोर्टेंट है और आपके लिए, और उसी को आपको जो है बार बार रिवीजन करना है। क्योंकि एग्जाम में जो है आपको वही चीज़ ज़्यादा जरूरी रहता है, और कन्फ्यूजन कम करिए उसी चीज़ को बार बार रिवीजन करके जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्योंकि आपको जो है एग्जाम क्रैक करना है, आपको जो है इसमें PhD नहीं करना है कि हमको सब कुछ जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो चलिए अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की।
तो इसमें भी मनुष्य जो था वो खाद्य संग्राहक था। पहली बात तो ये हो गया, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक एवं शिकारी, एवं शिकारी। तो मनुष्य जो था इसमें भी खाद्य संग्राहक था और शिकारी भी था, शिकार करता था। जैसे पूरा पाषाण काल हम लोग देखें उसी प्रकार से मध्य पाषाण काल, क्योंकि इतिहास जो है एक तरह से क्रमबद्ध घटना का क्रम है। तो जो मनुष्य का ज्ञान हो चुका था, मनुष्य को कुछ पता चल गया था, जैसे आग का आविष्कार, यानी मनुष्य के जीवन का सबसे पहला आविष्कार था आग का आविष्कार। अब हम जब मध्य पाषाण काल में हम पहुंच गए तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मनुष्य को कुछ और जानकारी प्राप्त होती है। और यह प्राप्त ये होती है कि मनुष्य को ऐसा लगा कि जब हमारे वृद्ध व्यक्ति मरते हैं या हमारे ग्रुप में कोई भी व्यक्ति मरते हैं तो उनको जो है हम लोग क्या करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे, जिसको हम लोग अंत्येष्टि कार्यक्रम कहते हैं। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम का जो प्रारंभ जो माना जाता है वो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। तो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि कार्यक्रम। अब अंत्येष्टि कार्यक्रम का शुरुआत जो है आपको मध्य पाषाण काल से देखने को मिल गया। और इसी काल में माना जाता है कि मनुष्य ने अपने जीवन का पहला पालतू पशु जो है पालना शुरू किया। और पशुपालन का साक्ष्य जो है आपको यहीं से देखने को मिलता है। तो मनुष्य ने पशुओं को पालने की जो प्रक्रिया है, यानी पशु से लगाव जो मनुष्य को हो गया और कुछ पशु को जो है वो अपने साथ रखने लगे, उसमें से पहला पशु जो था वो था कुत्ता था, डॉग था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य ने किस जानवर को सबसे पहले जो है अपना जो है पालतू पशु के रूप में स्वीकार किया। तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पशुपालन का जो साक्ष्य है, पशुपालन, पशुपालन का साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो भारत में दो जगह से पशुपालन का साक्ष्य मिला। एक है राजस्थान के बागौर और दूसरा है मध्य प्रदेश का। तो ये दोनों जगह से जो है आपको पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। बागौर, बागौर ये कहां हो जाएगा आपको, बागौर जो है राजस्थान, एवं महदहा, बागौर एवं महदहा। तो बागौर और महदहा, महदहा जो पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो यहां से जो है आपको पशुपालन का साक्ष्य देखने को मिलेगा। और ये बागौर जो है, बागौर मध्य पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल था। मध्य पाषाण कालीन जो है बहुत सारा जानकारी यहां से आपको देखने को मिलता है। तो ये पशुपालन का साक्ष्य मिल गया। तो सबसे पहले जो है कुत्ता को, डॉग, कुत्ता को पालतू पशु, पालतू पशु स्वीकार किया, स्वीकार किया। यानी कुत्ता को जो है पहली बार मनुष्य ने जो है अपना पालतू पशु के रूप में स्वीकार किया। तो ये भी आपको नोट करना है कि पहली बार जो है पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिला, तो बागौर राजस्थान। और कुत्ता को जो है पहली बार मनुष्य ने अपने पालतू पशु के रूप में स्वीकार किया। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे ही अंत्येष्टि कार्यक्रम की हम बात किए तो आपको पता है, अभी भी आप लोग देखते होंगे जब अंत्येष्टि कार्यक्रम की बात आती है तो कुछ लोग जो है लाश को जला देते हैं और कुछ लोग जो है लाश को दफना देते हैं। तो मध्य पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के अगर हम बात करते हैं तो इस काल के जो है एक ऐसे कब्र से कुछ लाश की जानकारी मिलती है और उसमें से 3 मनुष्य को एक ही बार दफनाने का साक्ष्य मिलता है। एक ही जगह जो है 3 लाश यानी 3 मानव कंकाल जो है आपको एक ही जगह देखने को मिला। ये कहां से मिला उसकी जानकारी हम देंगे। और ये किस काल में मिला, तो मध्य पाषाण काल में। तो आप लोग लिखिए,
एक ही कब्र से एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल तो ये हो जाएगा आपका महदहा। ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मतलब क्या हुआ कि एक ही कब्र से जो है यानी 3 लोगों का जो कंकाल जो है आपको देखने को मिलता है। और ये कहां से मिलता है? तो महदहा कहां पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहीं से जो है आपको जो है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल की आपको जानकारी प्राप्त होती है। ये हो गया मध्य पाषाण काल की बात। अब जो है मध्य पाषाण काल में ही अस्थि पंजर मिला है। मनुष्य का जो है अस्थि पंजर देखने को मिला है। वो उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है, सराय नाहर बोलते हैं उसको, सराय नाहर। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं मनुष्य का अस्थि पंजर ये कहां से मिला? सराय नाहर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है प्रतापगंज, वहीं से जो है आपको जो है ये देखने को मिलता है मनुष्य का अस्थि पंजर। तो आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखाया गया है कि इस समय जो मनुष्य थे वो खाद्य को संग्रह करते थे, यानी भोजन को संग्रह करते थे, यानी अभी तक उत्पादक नहीं हुए। इसका मतलब है कृषि अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। लेकिन कहीं कहीं जो है ऐसा आपको देखने को मिलेगा, कोई बुक आप देखिएगा तो कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य को जो है कृषि का ज्ञान हो चुका था। अब उसका हम आपको साक्ष्य हम बताते हैं कि किस प्रकार से किताब लिखता है। तो देखिए होता क्या था कि मनुष्य जो है उसमें फल फूल खाते थे। जैसे मान लीजिए कहीं पर अड्डा जमाए अपना कि आज हमको यहीं रहना है, कोई फल फूल लाए, जैसे आम, मैंगो, आम लाए तोड़कर, तो आम वो खाए, या लीची तोड़ के लाए, लीची को खाए। खाने के बाद जो है ना वो फेंक दिए, उसका जो बीज होता है उसको फेंक दिए। फेंक देने के बाद जो है कुछ दिनों के पश्चात जो है बीज से पौधा हो गया। मान लीजिए उसी रास्ते से कुछ दिन के पश्चात वो फिर से आए, तो उन लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग जो है यहीं पे बैठ के जो है 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन पहले जो है हम लोग जो है बैठ के यहीं पे हम लोग रहे थे, खाना खाए थे। और यहाँ पर जब हम लोग फेंके थे तो वहाँ से देखते हैं कि छोटा छोटा पौधा फिर आ गया। तब उन लोगों को पता चला कि जो हम लोग खाते हैं, खाने के पश्चात फल के अंदर जो छोटा बीज होता है, उस बीज को अगर मिट्टी में हम दबा देंगे, उससे एक नया पौधा निकलकर सामने आ जाएगा। ये मनुष्य को उस समय ज्ञान प्राप्त हो चुका था। किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में। लेकिन खेती करना प्रारंभ नहीं हुआ। इसके बाद जब हम लोग नव पाषाण काल में हम पहुंचेंगे तब हम बताएंगे कि मनुष्य को जो है कृषि कार्य करना जो है प्रारंभ हो चुका था, या कृषि करने की जो ज्ञान होती है, या कह सकते हैं कि व्यवस्थित रूप से जो है कृषि का जो प्रक्रिया है वो आपको नव पाषाण काल में देखने को मिलेगा। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको जो है नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी आपको करना है आप, लेकिन नोट करते जाइए, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके जो है इस सभी पॉइंट को जो आप लोग को लिखाते हैं। और एक एक पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको नहीं लिखाया जाता है, क्योंकि ये सब एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ एकदम सही है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा आप करेक्शन कर सकते हैं, मदहा की जगह पर दमदमा लिखिए, दमदमा। देखिए महदहा यहां पर सही है, दोनों को एक जगह लिखना है। तो एक ही कब्र से जो है 3 मानव कंकाल मिला, इसको हम लोग दमदमा कहते हैं। ये भी कहां पड़ता है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है दमदमा जो क्षेत्र है वहीं से जो है आपको जो है 3 मानव कंकाल एक ही साथ, क्योंकि महदहा, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, महदहा यहां पर हो जाएगा, उसके बाद दमदमा यहां पर होगा, दोनों थोड़ा सा अंतर है, दोनों को आप लोग गौर से देखिए। अब हम जो बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम पहुंच जाएंगे किसमें? नव पाषाण काल में।
और ये पाषाण काल का आखिरी चरण होगा। यहाँ से आगे जाकर जो है तांबा का आविष्कार हो जाएगा, और तांबा के जैसे आविष्कार होगा उसके बाद ताम्र पाषाण काल स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग इरेज करते हैं, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट इसको लीजिए और आगे आप लोग हेडिंग डाल दीजिए नव पाषाण काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूलिथिक एज। देखिए पाषाण काल से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है, एक क्लास सफिशियंट है इसको पढ़ने के लिए, एक क्लास सफिशियंट है। थोड़ा सा आज क्लास लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और आप लोग सही से देखिएगा, लगभग 1 घंटे की क्लास होने वाली है आज, ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी। हेडिंग डाल दीजिए नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए नव पाषाण काल, जैसे ही हम लोग नव पाषाण काल में पहुंचे तो हुआ क्या, नव पाषाण काल में मनुष्य जो है खाद्य उत्पादक बन गया। अभी दोनों काल में हम लोग देखे थे कि मनुष्य अभी तक भोजन जो है उत्पादन करना नहीं सीखा। अभी तक मनुष्य जो है केवल वो संग्राहक था, इकट्ठा करके रखता था, स्टोर करके रखता था। लेकिन इस काल में जो है मनुष्य क्या हो जाएगा, भोजन उत्पादक या खाद्य उत्पादक। बहुत ये बड़ी उपलब्धि है मनुष्य के लाइफ में, मनुष्य के जीवन में, क्योंकि मनुष्य ने जो है भोजन का उत्पादन करना सीख लिया। तो मनुष्य इस काल में क्या हो जाएगा, भोजन का उत्पादक हो जाएगा। और आगे हम बात करते हैं, इसी काल में जो है कृषि का साक्ष्य देखने को मिलेगा। कृषि, कृषि का साक्ष्य जो है आपको एक जगह है जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया, जिसका नाम है मेहरगढ़। आप लोग सुने होंगे। मेहरगढ़ जो है 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है, किरथर और सुलेमान, 2 पहाड़ी है और दोनों पहाड़ी के बीच जो है ये स्थित है, जिसका नाम आप लोग जानते ही हैं। कृषि का साक्ष्य जो है आपको मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, मेहरगढ़। और यहां से जो है आपको गेहूं और जौ, गेहूं एवं जौ, 2 प्रकार की जौ और 3 प्रकार की गेहूं के उत्पादन का जो है साक्ष्य यहां से आपको प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य ने सबसे पहले किस खाद्य फसल का उत्पादन किया, तो आप आंसर करिएगा जौ, क्योंकि इनको जो है सबसे पहले जो है जौ उत्पादन करने का जो है ऐसा साक्ष्य मिलता है कि जौ को उत्पादित किया पहले, उसके बाद गेहूं को किया, लेकिन दोनों को किया। 3 प्रकार की गेहूं की किस्म, 3 प्रकार की गेहूं की किस्म और 2 प्रकार की जौ की किस्म का उत्पादन करने का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो ये मेहरगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ जो है ये कभी कभी पूछ लेता है, ये किन 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है, किरथर एवं सुलेमान। ये 2 पहाड़ी जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में मेहरगढ़, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच स्थित एक मैदानी क्षेत्र है। और वहीं पर जो है पहली बार जो है कृषि का साक्ष्य, मनुष्य के द्वारा जो कृषि कार्य किया गया उसका साक्ष्य आपको देखने को मिला। इस काल का जो महत्वपूर्ण आविष्कार कह सकते हैं यह कृषि था, क्योंकि मनुष्य जो है अब क्या हो गया, अस्थायी जीवन यहां से प्रारंभ करेगा। क्योंकि अभी तक मनुष्य घूम रहा था, घुमंतु जीवन व्यतीत कर रहा था, आज यहां कल वहां परसों वहां ऐसे करके। लेकिन जैसे ही कृषि कार्य हुआ तो लोग जो है अपना अपना गांव बसाना शुरू किए, सब जो है एक ग्रुप में रहना शुरू किए। धीरे धीरे मनुष्य का जीवन जो है अस्थायी होने लगा। और वो लोग कहां पर बसना शुरू किए, तो नदी के किनारे, जितने भी नदी हो गया उन सभी के किनारे ये लोग बसना शुरू किए। क्यों? क्योंकि पौधे को क्या चाहिए, पानी। जब तक पानी नहीं रहेगा तो जीवन नहीं हो पाएगा पौधा का। इसलिए वो लोग जो है नदी के किनारे अपना जीवन प्रारंभ किए और वो लोग जो है अस्थायी जीवन प्रारंभ किए। तो अगर हम लिखना चाहेंगे अस्थायी जीवन प्रारंभ, अस्थायी जीवन जो है मनुष्य का प्रारंभ हो गया। अब इस समय की जो एक महत्वपूर्ण खोज हुआ, चाक का आविष्कार। जो चाक होता है या कह सकते हैं चक्का, जो गोलाकार होता है, क्योंकि मनुष्य उस समय जब हम लोग मध्य पाषाण काल या पूर्व
पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करेंगे, उस समय मनुष्य जो था ना, बहुत अजीब तरह के जो है चक्का का इस्तेमाल करता था, कभी चौखूट का, कभी पंचभुज का। तो इस प्रकार का जो है वो लोग इस्तेमाल करते थे, जो अच्छी तरीके से नहीं चल पाता था। लेकिन जैसे ही नवपाषाण काल आया, नवपाषाण काल में मनुष्य ने जो है चाक का आविष्कार कर लिया, या कह सकते हैं कि जो पहिया होता है उसका आविष्कार कर लिया। तो चाक, अब ये चाक कौन सा है? तो चाक आप लोग देखे होंगे, कुम्हार लोग इस्तेमाल करते हैं चाक, और उसी चाक पर जो है बर्तन बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन का निर्माण करते हैं। तो यही काल है जहां पर मनुष्य ने जो है मिट्टी के बर्तन का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। देखिए यहाँ से अब कितना जीवन आसान हो गया। जैसे ही आप उत्पादन करते हैं, कोई भी फसल का उत्पादन करते हैं, उसके बाद उस फसल से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो आपको मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, यानी कोई बर्तन होना चाहिए भोजन को पकाने के लिए, क्योंकि आपको आग का भी ज्ञान हो चुका है, आग से अपना जो है भोजन बनाइएगा, उसके लिए बर्तन होना चाहिए। तो मनुष्य को जो है बर्तन बनाने की जो कला है वो नवपाषाण काल में आपको देखने को मिलता है। चाक एवं पहिया, चाक एवं पहिया का आविष्कार, ये दोनों चाक और पहिया का आविष्कार जो है नवपाषाण काल की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो मनुष्य को प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से देखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है जो नवपाषाण काल में हुआ, और डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं कि नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल का जो अब हम बात करते हैं कि नवपाषाणकालीन जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में एक बुर्जहोम नामक जगह है जो जम्मू कश्मीर पड़ता है। यहीं से मनुष्य को और उसके साथ पालतू पशु को, क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य ने जो है पालतू पशु, जो अभी हम जस्ट लिखे हैं मध्यपाषाण काल में, मनुष्य ने जो है अपने आसपास जितने भी पशु रहते थे उनमें से किसी एक पशु को जो है अपना पालतू बनाया। कोई घोड़ा बनाया होगा, कोई कुत्ता बनाया होगा, कोई गाय को बनाया होगा, यानी सभी मनुष्य ने जो है कुछ न कुछ पशु को जो है पालतू बनाना सीख लिया। लेकिन पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। तो जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है बुर्जहोम, बुर्जहोम में मनुष्य के साथ उसके पालतू पशु को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो आपसे पूछा जाता है कि बुर्जहोम जो है, जहां से मनुष्य के साथ उसके पालतू पशु, यानी पालतू एक तरह से कह सकते हैं जानवर को दफनाने का साक्ष्य मिला है, यह किस काल का है? तो याद रखिएगा यह क्या है? नवपाषाणकालीन स्थल है बुर्जहोम। बुर्जहोम कहां पर है? जम्मू कश्मीर। मनुष्य के साथ पालतू पशु को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी मनुष्य के साथ जो है उसका पालतू पशु को भी दफना दिया गया। ऐसा साक्ष्य देखने को मिला किस काल में? तो ये नवपाषाण काल में। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण जो है आपको यहाँ से जानकारी प्राप्त हुआ। तो बुर्जहोम में जो है मनुष्य के साथ जो है पालतू पशु को दफनाने का साक्ष्य मिला। तो यहाँ तो आप लोग देख लिए मेहरगढ़ से कृषि का आविष्कार। वैसे तो मध्यपाषाण काल में ही थोड़ा सा जानकारी हो गया था कि पौधा कैसे निकलेगा, लेकिन व्यवस्थित रूप से अगर कहेगा मनुष्य ने कृषि कार्य किस काल में प्रारंभ किया, यानी कृषि करना किस काल में प्रारंभ किया, तो नवपाषाण काल में। इतना याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि चावल का दाना, जो आप लोग राइस जो देखते हैं, चावल का दाना जो है वो प्राप्त हुआ एक उत्तर प्रदेश में जगह है जिसका नाम है कोल्डिहवा। वहां से जो है चावल का साक्ष्य मिला है। लगभग जो है 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व का जो है चावल का साक्ष्य देखने को मिला है, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है नवपाषाण काल का है। तो यहां पर लिखिएगा कोल्डिहवा। ये कहां है? यूपी में है। यहां से चावल का साक्ष्य मिला, चावल का साक्ष्य मिला है कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। लेकिन एक और जगह उत्तर प्रदेश में मिला जिसका नाम है लहुरा देव। लहुरा देव से जो है वहां से भी चावल का साक्ष्य मिला,
और ऐसा माना जाता है कि सबसे पुराना चावल का साक्ष्य लहुरा देव से। क्यों? क्योंकि उनका वो जो स्थल है, उस स्थल से जो है चावल की खोज बाद में हुआ, और ऐसा माना जाता है कि वो चावल जो है 7000 वर्ष पुराना है। मतलब ये तो था लगभग, अगर इसको हम मान के चलेंगे तो 5000 BC, लेकिन लहुरा देव की अगर हम बात करेंगे, लहुरा देव ये भी कहाँ है? यूपी में है, और यहां से भी चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। देखिए इसमें हम प्राचीनतम ऐड कर दिए, क्यों? क्योंकि पहले मिला था कोल्डिहवा से, उसके बाद प्राप्त हुआ कहां से? लहुरा देव। लहुरा देव से जो प्राप्त हुआ है, यह माना जाता है कि 7000 वर्ष पुराना ये चावल वहां से प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कोल्डिहवा से भी पुराना स्थल कौन सा हो गया? तो लहुरा देव हो गया, जहां से चावल का साक्ष्य आपको देखने को मिला। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि नवपाषाण काल में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिला, जहां से क्वेश्चन जो है आपको बार बार देखने को मिलता है। तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग कवर किए। एक पॉइंट आप लोग फिर से नोट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपको हम लिखाए थे कि मनुष्य की उत्पत्ति जो हुई वो अफ्रीका में हुई थी लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व। लेकिन अगर भारत में कहेगा, भारत में मनुष्य की उत्पत्ति का साक्ष्य कहां से मिला और यह कितने वर्ष पुराना है, तो आपको यहां पर हम लिख देते हैं, आप इसको नोट करिएगा। एक महाराष्ट्र में जगह है, महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है बोरी नामक स्थान से, और ये नर्मदा नदी घाटी, यहीं से जो है भारत में मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यानी मनुष्य की उत्पत्ति भारतीय क्षेत्र में जो प्राप्त होती है वो होती है 14 लाख वर्ष पूर्व। 14 लाख वर्ष पूर्व, 14 लाख वर्ष पूर्व जो है मनुष्य की उत्पत्ति होती है भारतीय क्षेत्र में, और ये महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मनुष्य का साक्ष्य मिलता है, और उससे पता चलता है कि मनुष्य का उत्पत्ति जो है भारतीय क्षेत्र में पहली बार कहां पर हुआ था? तो नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में मनुष्य की उत्पत्ति हुआ था। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये कभी कभी ये पॉइंट आपको पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे पहले मनुष्य का उत्पत्ति कहां पर हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास जो है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट जो आज की क्लास है, पूरा पाषाण काल हम लोग खंगाल दिए। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछने वाला है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा, लेकिन पढ़ना पूरा पड़ेगा। आगे हम लोग जो है ताम्रपाषाण काल की चर्चा करेंगे, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, और धीरे धीरे करके जो है हमारा गाड़ी जो है आगे की ओर बढ़ेगा, और इतिहास में हम आगे की ओर अग्रसर होते रहेंगे। और जो फिजिक्स का हम लोग क्लास अभी चल रहा है, वर्क एनर्जी पावर, वो भी कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग खत्म करने वाले हैं। फिर हम लोग बायोलॉजी का भी एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, रोटेट करके थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब डेली आपको चावल दाल खाने को मिलेगा तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम सोचते हैं कि बदल बदल के सिलेबस को कवर किया जाए, और जल्दी फास्ट हम लोग चाहते हैं कि हो जाए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा? कहाँ पर अगर आपको डाउट आया, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए जिंदाबाद है, आप वहाँ पर जाकर लिख सकते हैं। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।